गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लेक्चरर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 2। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, सामने दिए गए। और ये इसमें हमने 150 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि हमें यूकेपीएससी ने हमको ये पैटर्न दिया था कि 2 पेपर होने हैं, पेपर 1 और पेपर 2, जिसमें 150 मार्क्स के 2 पेपर्स होंगे। तो उसमें फिर आपके सब्जेक्ट टॉपिक से डिवाइड किए गए हैं। आधा सिलेबस हमारा पेपर 1 में गिवन है और आधा सिलेबस जो आपका पेपर 2 में गिवन है। तो दोनों का ही ओवरऑल से ही आपका पूरा मेरिट डिसाइड होगा। इसमें 150 क्वेश्चंस हैं, तो जिसमें आपके हमने टेस्ट 2 में कुछ टॉपिक को डिसाइड किया गया था कि टॉपिक 1 में हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी था, टॉपिक 2 है हमारा सॉलिड स्टेट और गैस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो लोग अभी नए हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो कि दिया गया नंबर है 8171000425। या आप एंड्रॉयड अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप जेनेसिस ट्यूटोरियल डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप क्लास प्लस के नाम से ये ऐप आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें हमारा जो ORG कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड जो हमारा है वो है LFCAZ। आप इस कोड का इस्तेमाल करके भी हमसे हमारी ऐप से अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी जो भी आपको डाउट्स रहेगा वो आप दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके दूर कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए जी, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है सिल्वर क्रिस्टलाइज इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सिल्वर जो है हमारा FCC में क्रिस्टलाइज होता है और इसमें एज लेंथ हमको दिया है 4.0862 एंगस्ट्रॉम और डेंसिटी हमसे पूछा है। डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला होता है बेटा, डेंसिटी रो इक्वल्स टू होता है Z इंटू मोलर, क्या है, मोलर मास अपॉन NAV एवोगैड्रो नंबर इंटू A क्यूब। कैलकुलेशन करते हैं क्योंकि देखो बेटा कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, आपको कैलकुलेशन करना है अपने अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाकर। तो जैसे अगर हम इसको 4 लेकर काउंट करेंगे तो इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 4.0862 ना करके हो, तो क्योंकि इतनी ऐसी कैलकुलेशन तो सिर्फ कैलकुलेटर से हो पाएगी संभव। तो आप हमें इसको 4 एंगस्ट्रॉम ले लें और 4 एंगस्ट्रॉम को हम अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि डेंसिटी होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको A लेना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 4 इंटू 10⁻⁸ ये सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर में बदलना होता तो 4 इंटू 10⁻⁻10 हो जाता। अब हम इसमें वैल्यू को रखते हैं और हमको पता है कि सिल्वर का जो मोलर मास होता है बेटा वो 108 होता है और FCC का केस बोला है। FCC में Z जो होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, वो हमारे 4 होते हैं। तो हमने Z का वैल्यू 4 रखा, M का वैल्यू 108 रखा, एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻⁴। 6.02 को भी सिर्फ 6 यूज़ कर सकते हो आप। इससे क्या होगा, थोड़ा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। 6.02 10⁻23 और A क्यूब को 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। 4 इंटू 4 इंटू 4 से 64, 10⁻⁻8 का क्यूब करोगे तो माइनस का 24। अब इसको पूरे को आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा अप्रोक्स, तो आएगा ये 10.8 10.9 के आसपास, पर क्लोजेस्ट ऑप्शन हमारा है 10.5, तो हमारा ये 10.51 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसलिए आंसर क्या हुआ इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है C। सेकंड में आते हैं बेटा, अगर हमारा कोई आपका आयन लैटिस पॉइंट्स पर अवेलेबल है और उसकी रेडियस R है और वो FCC या CCP में अवेलेबल है, तो वहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई चीज़ फिट हो रही है तो उसकी जो रेडियस होगी वो लैटिस पर अवेलेबल आयन या जो भी स्पीसीज है उसकी रेडियस का 0.225 होता है। तो RT का जो वैल्यू होता है वो 0.225 इंटू कैपिटल R, और अगर ये ऑक्टाहेड्रल में कोई फिट होगा तो उसका रेडियस होना चाहिए 0.414 इंटू कैपिटल R हमसे। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा है कि द रेडियस ऑफ लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन फिट इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा ऐसा स्फीयर, उसकी रेडियस क्या होगी, तो उसकी रेडियस है हमारा 0.225 R। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा मिलर इंडाइसिस। मिलर इंडाइसिस में जो ये ABC हमको दिए होते हैं, एक्चुअल में XYZ के साथ है, ये जो दिए होते हैं इनको वीज इंडाइसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा वीज इंडाइसिस A के साथ 1 है और उधर Y वाली एक्सिस पर इसके साथ है हमारा 1/2 है।
1/2 और z एक्सिस पर इसके साथ जो हमारा दिया है वो 2/3 है। तो हम वीज इंडाइसिस का पहले क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं। इसका 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो जाएगा। और फिर हम किसी सुटेबल नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये इंटीजर वैल्यू हो जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। तो पूर्ण संख्या बनाने के लिए हमें इन सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और 2, 4, 3 का हमारा ऑप्शन बी हो गया। ठीक है बेटा। डीसीसी की यूनिट सेल में इसने वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा है कि कितना फ्रैक्शन जो है इसका ऑक्यूपाई होता है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन आप ऑक्यूपाई अगर आप निकालेंगे तो डीसीसी का मतलब है डायमंड क्यूबिक सेल। तो ये क्या है आपका, डायमंड में आपका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है बेटा 0.34 आता है। ठीक है, तो 0.34 जब आप इन सब को सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको बी वाले ऑप्शंस में आएगा। √3 का वैल्यू 1.732, पाई का वैल्यू 3.14, उसको डिवाइड करोगे 16 से तो ये 0.34 आएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ इसमें बेटा, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ प्रीमिटिव को हम सिंपल क्यूबिक भी कहते हैं बेटा। प्रीमिटिव या सिंपल क्यूबिक में सारे के सारे एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं। और कॉर्नर्स वाला जो है बाकी अदर एटम्स है वो 6 को कवर करता है, 6 यूनिट सेल को वो क्या करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यही ले लो, ये कॉर्नर वाला इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, और एक नीचे है इसको टच करेगा। फिर एक है हमारी साइड, ऐसे यूनिट सेल का एक हिस्सा इधर जाएगा, यूनिट सेल का एक हिस्सा इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा, उनके भी एक एक को टच करेगा। तो इसलिए कॉर्नर पर जो अवेलेबल होता है उसकी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, समन्वय संख्या बोले, या कितने को डायरेक्टली टच कर रहा है उसकी बात करें, नियरेस्ट नेबर की बात करें, इसके पड़ोसियों की बात करें, तो वो कितना आएगा, 6 आएगा। और प्रीमिटिव का जो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं बेटा वो आता है 0.52। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 एंड 0.52। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा था और पैकिंग फ्रैक्शन पूछा था। ठीक है, अब आता है ये नेक्स्ट पूछा है कि कौन सा ब्रेवियस लैटिस है, यूनिट सेल की कौन सी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जो ए और एक सी। तो हमारे पास एक्स, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग एज लेंथ होती है। अगर ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा कुछ कंडीशंस मिले, मतलब सी डिफरेंट है, ए और बी दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ पे ए, ये एक्स एक्सिस की लेंथ होगी, ये वाई एक्सिस की लेंथ हो गई, ए और बी दोनों बराबर है, और सी हमारा डिफरेंट है। तो ये कंडीशन, और सभी के सभी ये क्या है हमारे 90 डिग्री के बेटा। तो सभी के सभी में 90 डिग्री के हैं, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है। तो ऐसा हमारी कंडीशंस बनती हैं, ये है हमारा टेट्रागोनल। क्योंकि क्यूबिक में जाएंगे तो क्यूबिक में क्या आता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आता है। मोनोक्लिनिक में जाएंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आता है। ऑर्थोरोम्बिक में जाएंगे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी आता है। टेट्रागोनल ही है जिसमें ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एक लेंथ क्या हो जाती है वहां पे, बड़ी हो जाती है, खिंच जाती है। तो इसको हम टेट्रागोनल कहते हैं। तो यहाँ पे इसने हमसे यूनिट सेल पूछा था कि कौन सी होगी, तो यूनिट सेल किस क्रिस्टल सिस्टम की है, ये टेट्रागोनल की क्रिस्टल सिस्टम की यूनिट सेल है। ठीक है, सारे के सारे कॉर्नर पर है, तो हम इसको अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल का टाइप भी पूछे तो हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक है। सही है, उसी को हम किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होती है उसी को हम ब्रेवियस लैटिस या ब्रेवियस जालक का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर उसने हमको गिवन दिया है कि दो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं, एक NaCl है और एक KCl है, और ये NaCl KCl की दोनों के सेम टाइप के हैं। तो हमने NaCl की स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि जो एज लेंथ होती है NaCl की वो ANaCl वो क्या होती है 2 × R of Na प्लस R of Cl माइनस, ये होती है बेटा। इसको हम इंटरआयनिक डिस्टेंस भी कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह से जब आप RKCl निकालोगे तो ये भी आपका आएगा 2 × R of K प्लस R of Cl माइनस, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने इनका पूछा है साइड का रेशो पूछा है KCl का NaCl के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब है हमें जो निकालना है वो AKCl अपॉन ANaCl निकालना पड़ेगा। और फिर जब हम AKCl को NaCl से डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ RK प्लस RCl माइनस डिवाइड में आ जाएगा RNa प्लस RCl माइनस। कुछ डेटा हमको गिवन है। क्या डेटा गिवन है कि जो रेडियस ऑफ Na आयन है वो 0.5 टाइम्स है
आर रेडियस ऑफ Cl आयन के, ठीक है। और दूसरा और क्या गिवन है हमको, एक चीज हमको ये भी गिवन है कि जो रेडियस ऑफ Na आयन है वो 0.7 टाइम्स है। रेडियस ऑफ Na आयन जो है वो 0.7 टाइम्स है रेडियस ऑफ K प्लस। तो उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, आर के प्लस इक्वल्स टू आर Na प्लस अपॉन में 0.7, ये हो गया, ठीक है। और आर Na प्लस की जगह हम ये लिख देते हैं, तो ये एक हमारा कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा, आर Na प्लस इक्वल्स टू 0. आर Na प्लस कितना था 0.7 आर के प्लस, और आर Na प्लस 0.5 आर Cl। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, इन दोनों को हम यहां से इक्वल कर देते हैं जी। ये और ये दोनों इक्वल कर दिया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा कुछ ऐसा 0.7 आर के प्लस इक्वल्स टू 0.5 आर Cl माइनस। और आर के प्लस इक्वल्स टू अगर निकालना हो तो 0.5 आर Cl माइनस डिवाइड में आ जाएगा 0.7, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 5/7 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.7 ऑफ आर Cl माइनस। ऐसा क्यों किया हमने, रेशो निकालना है तो कोई एक चीज तो हमको कैंसिल करनी पड़ेगी, तो हमने कहा K प्लस को भी आर Cl माइनस में बदल दो। आर Na तो है ही हमारा आर Cl माइनस की फॉर्म में, ये दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैंने आर के प्लस की जगह रख दिया 0.7 आर Cl माइनस प्लस आर Cl माइनस, नीचे लिख दिया बेटा आर Na प्लस की जगह 0.5 आर Cl माइनस प्लस आर Cl माइनस, ऊपर से आर Cl माइनस को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1.7 आर Cl माइनस, और नीचे से आ जाएगा आर Cl माइनस को कॉमन लेके यहाँ से 0.5, यहाँ से 1, तो 1.5 आर Cl माइनस। तो आर Cl माइनस से आर Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी हट जाएगा, 17/15 बन जाएगा, तो 1.143 ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। 1 पॉइंट समथिंग का ऑप्शन हमारा पास ये वाला है, 1.143 वाला ऑप्शन, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये एक्चुअल में पेरोस्काइट की स्ट्रक्चर है। पेरोस्काइट में जो ए होता है यानी कि सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, पेरोस्काइट का फॉर्मूला होता है बेटा CaTiO3, ये होता है, ये सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और Ti यहाँ पर फोर्थ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो यहाँ पे वो Ti की जगह B है और Ca की जगह A है, और O3 की जगह O3 ही है। तो इसने पूछा था टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ A, तो यहाँ से देख लो A का कितना है 1, और Ti का कितना है 1, और O के तो दिए हुए हैं 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सीधा पेरोस्काइट का अगर फॉर्मूला याद है तो आप उसी से निकाल सकते हैं। तो एक यूनिट सेल में इसमें जो कैल्शियम आयन होता है बेटा वो सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे एक यूनिट सेल में, और किसी भी बॉडी का सेंटर यूनिट सेल में एक ही होता है, तो इसलिए Ca का नंबर आएगा 1। Ti वहाँ पर कॉर्नर पर होता है, कॉर्नर यूनिट सेल में 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन में हर यूनिट सेल के कॉर्नर का 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 से वो भी 1 आएगा, तो Ca और Ti दोनों 1 आएंगे। और जो यहाँ पे O है वो यहाँ पर एक्चुअल में एजिज के सेंटर पर होता है, एजिज होती हैं 12, कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, तो 12 × 1/4 से ये आएगा 3। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस पूछा था, तो ये आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। सीजियम ब्रोमाइड क्रिस्टलाइजेस। सीजियम एक्चुअल में जो हम इसमें पढ़ते हैं बॉडी सेंटर टाइप का आता है, सीजियम सेंटर में होता है और Br आपके होते हैं कॉर्नर्स पर, ठीक है। अगर सिर्फ कॉर्नर पे कभी होता है तो ये सिंपल क्यूबिक होता है, ठीक है। और बॉडी सेंटर क्योंकि ये अपोजिट चार्ज वाले आयंस हैं तो ये एक दूसरे को काफ़ी क्लोजली क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं। पैक करने की वजह से पैकिंग क्या होता है, खूब ज़्यादा क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है, जिससे ये FCC से भी ज़्यादा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेता है। 8:8 की इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आती है, ठीक है। FCC में तो आपको क्या मिलेगा, जैसे NaCl टाइप का है वहाँ पर तो 6:6 की ही है, लेकिन सीजियम ब्रोमाइड सीजियम क्लोराइड इनमें तो 8:8 का हो जाएगा। तो इसलिए जो इसका पैकिंग फैक्टर आता है वो FCC से भी ज़्यादा आता है, FCC से ज़्यादा FCC होता है 0.74,
तो उससे ज़्यादा का सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? 0.77। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है बेटा एल्यूमिनियम का यूनिट सेल दिया है, एज लेंथ 405 पिकोमीटर है, तो ए का वैल्यू दिया है 405 पिकोमीटर। एक पिकोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 12 मीटर या 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ 405 10 की पावर माइनस के 10 सेंटीमीटर। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4.05 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर। ठीक है, या अप्रोक्स करके, क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो मैं इसको 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर भी यूज़ कर सकता हूँ। अब इसने पूछा कि स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे निकाले? भाई ए भी दे रखा है, डेंसिटी दे रखा है, और डेंसिटी और ए के बीच में हमारा रिलेशन तो हमने ये पढ़ा था, रो इक्वल्स टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए है, रो भी है, जेड अगर हमको पता चल जाए, एल्यूमिनियम का एम बी हमको पता है 27 होता है, एवोगैड्रो नंबर हमको वो भी पता है। अगर हम जेड का वैल्यू निकालें, तो अगर जेड का वैल्यू आ गया 1 तो हम कहेंगे ये तो सिंपल क्यूबिक है, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में एटम्स जो होते हैं किसी भी यूनिट सेल में 1 आता है। बॉडी सेंटर अगर z इक्वल टू 2 आया तो हम कहेंगे तो बॉडी सेंटर है, क्योंकि बॉडी सेंटर में जो z का वैल्यू आता है वह 2 आता है। और अगर ये फेस सेंटर्ड हुआ तो तब हम कहेंगे ये तो, अगर z का वैल्यू 4 आया तो हम कहेंगे ये तो फेस सेंटर। तो इसका मतलब है हमें पहले z निकालना पड़ेगा, तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि यूनिट सेल ये कौन सी है। तो इसलिए हमने क्या, z को निकालने के लिए हमने क्या, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। रो का वैल्यू कितना है 2.7 इक्वल्स टू z निकालना है, m का वैल्यू 27 होता है, डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर को मैं 6 ले रहा हूँ, 6 इंटू 10 की पावर 23। ए क्यूब का वैल्यू कितना आएगा बेटा? देखो ए ये है, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 4 का क्यूब तो होता है 64 इंटू 64, और 10 की पावर माइनस के 8 का क्यूब होता है 10 की पावर माइनस के 24। ठीक है, तो प्लस का 23 है 10 की पावर और माइनस का 24 है, तो 10 की पावर माइनस के 1। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो z आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, 2.7 इंटू 6 इंटू 64 इंटू 10 की पावर माइनस 1 डिवाइड में 27। पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 यहाँ आ जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 जब ऊपर जाएगा वो भी 10 की पावर माइनस के 1 बन जाएगा। तो 6 इंटू 64, 6 इंटू 64 से आएगा करीब 384, और 10 की पावर माइनस के 10 से करके हो जाएगा 3.84। और जब भी हमने कहा था z जो है नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं किसी यूनिट सेल में, 1 2 3, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए z, तो इसलिए हम उसको अप्रोक्सीमेट क्या करेंगे, 4 मानेंगे। और z इक्वल टू अगर 4 आया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से हमने z निकाल कर क्या निकाला कि कौन सी वाली यूनिट सेल है ये। ठीक है, तो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक में है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। ए को बोला है कि कॉर्नर पर है, बी हमारा फेस के सेंटर पर है। अगर कुछ नहीं होता, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, तो हम तो सीधा कह देते हैं ए कॉर्नर है। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो ए का तो आएगा नंबर 1। ए कितना आएगा, 1 आएगा। और फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, कंट्रीब्यूशन फेस का होता है बेटा 1/2, तो 6 इंटू 1/2 से 3 वहाँ से आ जाएगा, तो बी का वैल्यू आना चाहिए था 3, तो फॉर्मूला बन जाता ए बी 3। बट ये दिया है उसने कि वन ऑफ द ए एटम इज मिसिंग फ्रॉम वन कॉर्नर, एक कॉर्नर पे से एक गायब हो गया। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, 8 में से एक गायब हो गया, बचे कितने, 7। कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। तो जो ए के नंबर्स आए वो आए 7/8। ठीक है, ए कितना है, 7/8। फिर बी कह रहा है फेस के सेंटर, फेस वाले में कोई चेंजेस नहीं किए, तो फेसिस कितना है, 6, कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 3। तो अब हमने देखा कि ए और बी, जो ए और बी है दोनों कैसे हैं, एक तो 7/8 है और एक है 3 है। तो इसको पूरे को इंटीजर वैल्यू बनाने के लिए हमने पूरे में 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 से मल्टीप्लाई करते ये 7 हो गया और ये 24 हो गया, क्योंकि फॉर्मूला जब हम बताते हैं तो वहाँ पर यहाँ फ्रैक्शन नहीं आता बेटा, यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू ही आती है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 वाले क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, देखो बेटा,
मोलर मास पूछा है और डेंसिटी का डेटा दिया है। फॉर्मूला अभी भी वही लगना है, रो इक्वल्स टू Z इंटू एम अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। ए बी और सी तीनों का वैल्यू पिकोमीटर में दिया है। पहले किस में कन्वर्ट कर देंगे इनको, सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान लो ए का वैल्यू कितना है आपके पास 658 पिकोमीटर, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या किया 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, और फिर इसको कर दिया 6.58 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। सेम यही वैल्यू हम बी की रखेंगे और सी की वैल्यू जो रखेंगे वो ये रखेंगे, ए भी यही है, बी भी यही है, और सी का वैल्यू रखेंगे हम 5.93 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। और इस ए क्यूब की बजाय क्योंकि अब ए बी सी की वैल्यू से हमारा वॉल्यूम आएगा तो यहाँ पे यूज करते हैं ए इंटू बी इंटू सी। ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है, तीनों की वैल्यू रख देंगे। और हमको Z पूछा है बेटा, Z कौन सा चलेगा, Z यहाँ पर यूनिट सेल सर्टेन क्रिस्टलाइजिंग टेट्रागोनल सिस्टम विद यूनिट सेल। और इसमें हाँ ये पूछा है अगर ये यूनिट सेल में 4 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, इसका मतलब है Z का वैल्यू 4 यूज करना है। रो का वैल्यू दे रखा है बेटा इसने 4.56 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा M का वैल्यू आएगा 176। सिर्फ वैल्यू रखनी है अब तो, बाकी सब कुछ गिवन है। जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो M का वैल्यू आएगा 176, जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इफ द 3 इंटरफेशियल एंगल्स डिफाइनिंग द यूनिट सेल, अगर 3 एंगल के बेस पर हम यूनिट सेल को डिफाइन करें तो इनमें से कौन सी यूनिट सेल को हम इसके बेस पर डिफाइन नहीं कर पाएंगे। 3 इंटर एक्सियल एंगल डिफाइनिंग द यूनिट सेल आर इक्वल, तीनों एंगल इक्वल किस में नहीं है। हेक्सागोनल में जाओगे बेटा तो ये ऑर्थोरोम्बिक में जाओगे तो यहाँ मिलेगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। एंगल की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल सिर्फ, क्योंकि एंगल की ही बात इसने की है। क्यूबिक सिस्टम में जाओगे तो वहां पर भी तीनों एंगल सेम है 90 के, 90 डिग्री। यहाँ पर भी तीनों एंगल सेम है 90 के। टेट्रागोनल में जाओगे वहां पर भी तीनों एंगल सेम है बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम में। सिर्फ एक ही है जिसमें 2 एंगल तो 90 के होते हैं, कोई भी 2, अल्फा गामा हो सकता है, अल्फा बीटा हो सकता है। सपोज को मैंने अल्फा गामा कर दिया, ये 90 है, तो जो एक एंगल बचा हमारा बीटा वो 120 डिग्री का होता है बेटा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली सिस्टम को नहीं डिफाइन कर सकते कि तीनों एंगल इक्वल है तो हम इस सिस्टम को डिफाइन कर पाएंगे, इस बात से नहीं। तो एक यही सिस्टम बचा हमारा हेक्सागोनल। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल व्हेन ऑल द एटम अलोंग एनी बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड। यूनिट सेल बनती कैसे है, कुछ ऐसे। और ये बीसीसी की केस ले लिया इसने। बीसीसी में क्या है बेटा, यहाँ कॉर्नर पर होते हैं और एक बॉडी के सेंटर पर होते हैं, एक यहाँ पे बॉडी के सेंटर पर मान लो, और ये सारे कॉर्नर वाले इस बॉडी के सेंटर वाले को टच करते हैं। अभी ये एक बॉडी डायगोनल हो गया, उसने कहा कि इसको अगर रिमूव कर दिया जाए जो जो भी है इसके ऊपर, तो बॉडी डायगोनल पर 2 तो कॉर्नर वाले हैं और एक ही बॉडी के सेंटर पर जो रखा है एक ही वाला है। तो क्या कह रहा है अब, तो अगर इनको रिमूव कर दिया जाए तो बताइए बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे और एफसीसी में कितने होंगे। ठीक है, तो बीसीसी क्या हो गया ये, इसमें नंबर ऑफ एटम निकालो, बॉडी के सेंटर वाला गया, 2 कॉर्नर भी गए, तो बीसीसी में कितने होंगे भाई। अब सिर्फ 6 कॉर्नर बच गए और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 6/8 जिसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तो बीसीसी में आएगा 3/4। 3/4 या तो बी में है, सी में है, डी में है, तो ए में तो नहीं है, तो ऑप्शन ए गया, यही कट गया। अब एफसीसी में आते हैं। एफसीसी क्या होता है बेटा, एफसीसी में कॉर्नर पर होते हैं और फेस के सेंटर पर होते हैं। ये कॉर्नर हो गया और ये फेस का सेंटर, ये हमारी तरफ का फेस और ये पीछे की तरफ का वाला फेस, ये 6 फेस वाले हो गए। अब फिर से हमने कहा बॉडी डायगोनल बना देते हैं, ये लो जी, ये बना दिया बॉडी डायगोनल।
अब बॉडी डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ 2 कॉर्नर पड़ रहे और कोई पॉइंट पड़ ही नहीं रहा है। तो अब नंबर ऑफ एटम निकालेंगे तो एफसीसी में अब कितने आएंगे? अब 6 तो कॉर्नर बचे, 6 इंटू 1/8। फेस के सेंटर वाले तो सारे हैं, उनमें से कोई भी गायब नहीं हुआ, 6 इंटू 1/2। तो यहाँ से 6/8 को लिख सकते हैं 3/4, 6 इंटू 1/2 को लिख सकते हैं 3। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से 4, यहाँ पे 3 + 12 दैट इज 15/4। तो आंसर हो गया हमारा बेटा सी, 3/4 बीसीसी में और 15/4 एफसीसी में आंसर आ गया। नंबर ऑफ, ये बेटा एक डिफेक्ट पूछा है इसमें। इस डिफेक्ट में क्या है, ऐसे लाइन में अरेंज थे सारे के सारे पार्टिकल, ये इस तरह से, और उसमें से बीच में क्या हो गया, गायब हो गया ये, और गायब होके गया कहीं नहीं, बगल में पड़ी एक खाली जगह थी वहां शिफ्ट हो गया। ये वाला भी एक खाली जगह थी, यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट जिसमें लैटिस पॉइंट से कोई भी स्पीसीज गायब होकर, मिसिंग होकर अपने पास पड़ी हुई लैटिस साइट या इंटरस्टिशियल साइट में चली जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, नाम देते हैं उसको फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट है। इसमें क्रिस्टल की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, बस अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा डिफेक्ट हमारा कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम बीसीसी बना रहा है हमारा 110 और आपका क्या 111। इनके लिए आपको क्या चाहिए, DHKL का वैल्यू चाहिए, और DHKL का फॉर्मूला बेटा ये होता है, DHKL बराबर A/√H² + K² + L²। तो ये प्लेन दिया है, प्लेन में जो पहला नंबर होता है वो H, दूसरा K और तीसरा L। तो 110 में H का वैल्यू 1, K का वैल्यू 1 और L का वैल्यू 0। ऐसे ही 111 में तीनों का वैल्यू 111 है, HB, KB और LB। तो ये तो चलो निकल के आ जाएगा, पर हमें बस A का वैल्यू और मिल जाए तो काम बन जाएगा। A कहाँ से आएगा, A तो दिया नहीं हमको, उसने तो हमको डेंसिटी दिया है। तो डेंसिटी से हम A निकाल देंगे। कैसे निकलेगा डेंसिटी से A? हमने तो ये पढ़ा है, ρ = Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू A³ तो A³ को उधर भेजो, ρ को इधर भेजो। A³ बराबर Z इंटू M अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू ρ, और बाकी का वैल्यू रख दो। BCC बोला है Z = 2, डेंसिटी दे रखा है, एवोगैड्रो नंबर हमको पता होता है। मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम का याद रखना पड़ेगा बेटा। मॉलिब्डेनम का जो मोलर मास होता है वो आता है कितना, मॉलिब्डेनम MO, इसका मोलर मास है बेटा 96। तो मॉलिब्डेनम का आपको मोलर मास याद रखना है, ये है आपका 96। वैसे ये गिवन होना चाहिए था, यहाँ पे अभी फिलहाल मिसिंग है ये, तो इसका 96 होता है कैपिटल M का वैल्यू। तो जब आप इन सब का वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो ये आपको पहले इससे हम निकालेंगे पहले A³ और A³ से निकलेगा हमारा A, और उस A को हम पहली बार जब ये 110 प्लेन के लिए निकालेंगे तो D110, तो ये आ जाएगा A/√2, और फिर जब हम D111 निकालेंगे, D111 A अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा √3। तो जब A की वैल्यू जो आ जाएगी बेटा, जब हम उसको एक बार √2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 222, और जब हम उसको √3 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 181। तो इसलिए हमारा जो आंसर पड़ेगा वो आएगा 222 और 181 वाला C ऑप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं मैच द फॉलोइंग। ये रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट होता है बेटा, इनिशियल स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। उसमें क्या था, ClN तो होता है वहां पर लैटिस पॉइंट्स पर, FCC के लैटिस पॉइंट पर, कॉर्नर और फेस के सेंटर पर, और NaN होता है वहां पर एजिज के सेंटर पर। तो एजिज के सेंटर पर जो, और एजिज पर के सेंटर पर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि NaN तो है सभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, और बॉडी के सेंटर पर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और वहां पर। और जबकि ClN कहाँ है, FCC के लैटिस पॉइंट्स पर, या पैकिंग में कह सकते हो आप, क्यूबिक क्लॉज पैकिंग में कह सकते हो। ठीक है, और NaN को कहाँ कहोगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो ऐसी कंडीशंस हमारे किस में बन रही है, ऐसी कंडीशन तो हमारी इसमें बन रही है,
कि एनायन फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग CCP और कैटायन ऑक्यूपाइंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। कैटायन ऑक्टाहेड्रल वर्ड को ऑक्यूपाई किया है और एनायन जिनको हम Cl नेगेटिव कह सकते हैं वो कहाँ पर है, CCP में। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आता है, जैसे Na2O हो गया, K2O हो गया। तो उसमें जो नेगेटिव वाला है ऑक्साइड आयन वो तो पैकिंग में रहता है और जो Na है वो सभी के सभी कहाँ रहते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। और ऐसा हमको दिख रहा है यहाँ पर, एनायन फॉर्म क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, कैटायन ऑक्यूपाइंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो ये आपका इसके साथ हो गया। ये सारी स्ट्रक्चर हमने पढ़ाई हुई है बच्चों। फिर आते हैं जिंक ब्लेंडे या इसको फ्लोराइड भी कहते हैं। ZnS का एक और होता है ये, ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर पढ़नी है। ZnS इसमें सल्फाइड आयन की पैकिंग होती है और Zn उसके हो क्या है, सल्फाइड आयन होते हैं बेटा 4 एक यूनिट सेल में। तो 4 ही हमारे जिंक होने चाहिए, पर एक यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं और Zn टेट्राहेड्रल वर्ड में ही फिट होता है क्योंकि साइज में छोटा है। तो 8 अवेलेबल हैं टेट्राहेड्रल वर्ड, लेकिन Zn जो भरे जाने हैं उनमें वो सिर्फ 4 ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में Zn अवेलेबल होगा। तो ZnS के केस में सल्फाइड आयन तो होगा कहाँ पर, पैकिंग में, और जो Zn होगा वो होगा कहाँ, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में या हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। ऐसी कंडीशंस तो हमारी यहाँ दिखाई दे रही है। एनायन इन FCC पोजीशंस एंड हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। ये 3 चीज मैच कर गई, A के साथ सेकंड, B के साथ फर्स्ट और C के साथ फोर्थ। ये मैच होते ही आंसर आ गया D। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। ये हमने जो 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे बेटा, वहां पे इनके लैटिस पैरामीटर थे हमारे, कि उसमें क्या था हमारा, तीनों एजेस डिफरेंट और तीनों में से 2 एंगल सेम, 1 एंगल डिफरेंट। ये कंडीशन थी हमारी मोनोक्लिनिक की, जिसको हिंदी में एकंताक्ष भी कहते हैं। सही है, ये वाला कंडीशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा था, पैकिंग फैक्टर, पैकिंग एफिशिएंसी, तो वहां पर आया था FCC की जो पैकिंग क्षमता है, पैकिंग एफिशिएंसी है, वो होती है बेटा 74%। BCC में आती है 68% और सिंपल क्यूबिक में आती है 52%। तो इसने हमारा क्या पूछा है, देखो इनका ऑर्डर पूछा है कि इनका पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे बड़ी कौन है इसमें, FCC, फिर BCC, फिर सिंपल क्यूबिक, इसलिए आंसर हमारा A हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। इन ए फेस सेंटर क्यूबिक FCC lattice, an atom at the face center is shared by how many unit cell। ठीक है, तो ये कह रहा है कि FCC के केस में कोई भी एटम जो कि फेस के सेंटर पर होता है वो कितने यूनिट सेल के साथ शेयर होता है। जो फेस है ना बेटा यूनिट सेल की, उसको तुम ऐसे देख सकते हो जैसे तुम्हारे रूम की एक दीवार। तो जो तुम्हारे रूम की एक दीवार है वो बगल वाले रूम के साथ भी शेयर होती है। अगर तुम उस दीवार पे कुछ भी करोगे, हथौड़ा मारोगे या तोड़ोगे, तो बगल वाली दीवार भी टूट रही है एक तरह से उस रूम की भी। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि एक जो दीवार बनी हुई है 2 रूम को जो सेपरेट कर रही है, वो 2 रूम का पार्ट है। एक कुछ करेगा दूसरे को भी दिक्कत होगी, दूसरा कुछ करेगा तो उसको दूसरे वाले, फिर पहले वाले को दिक्कत होगी। तो वो क्या है आपका, तो ये हमारा 2 के साथ शेयर होता है। इसलिए हम इसको कहेंगे कि कोई भी एटम जो फेस के सेंटर पर होता है वो 2 यूनिट सेल को शेयर करता है। इसलिए फेस पर रखे हुए किसी भी एटम का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो 1/2 आता है। ठीक है बच्चों, चलिए आज हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चन से के लिए आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और हमारी ऐप को एक बार डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी जो भी टेस्ट सीरीज है वो सब मिल जाएगी। केमिस्ट्री के लिए भी हमने स्टार्ट किया हुआ है और बायोलॉजी के लिए भी स्टार्ट किया है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा है 8171000425। आप इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्ले स्टोर से जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आप हमको कोई भी मैसेज चैट में, उसके चैट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी हमको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।